हाथरस में हुई घटना ने पूरे देश को सांसत में डाल दिया है, एकदम हिला दिया है। उसके बाद से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट्स ये भी हैं कि एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसमें हादसे की वजह बताई है कि कैसे जब बाबा वहाँ से निकलते हैं, नारायण सरकार हरि जब वहाँ से निकलते हैं तो उनके चरणों की धूल लेने के लिए वहाँ पर पूरे समर्थक जुट जाते हैं और उनको रोका जाता है। इस दौरान भगदड़ मच जाती है। तो पूरा इस रिपोर्ट में क्या है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा लगातार और पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, अव्यवस्थाओं की बात निकल के आ रही है। अस्पतालों में जब अस्पताल ले जाए गए घायल तो वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थे, डॉक्टर्स की कमी कैसे थी, और 80,000 की बताया जा रहा है 80,000 लोगों की परमिशन इस कार्यक्रम में थी, मगर 2.5 लाख से ज़्यादा लोग पहुँच गए। तो वो कैसे पहुँच गए, तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब लेकर हमारे साथ हाजिर हैं हाथरस में पहुंचे हमारे वरिष्ठ साथी विपिन चौबे, जो इस वक्त एकदम उसी मौके पर है जहां पर ये पूरी घटना हुई। विपिन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक अपडेट्स आपके पास है? जो एसडीएम की रिपोर्ट बताई जा रही है, जो उन्होंने जांच रिपोर्ट अपनी सौंपी है, उसमें क्या कुछ निकल के आया है? इसका पूरा कारण क्या बताया जा रहा है और अब प्रशासन की तरफ से क्या बताया जा रहा है? पहले हमको ये बताइए। देखिए सौरभ, शुरुआत से अगर कल से लेकर आज तक के घटनाक्रम की बात करें, जांच के आदेश को देखें और जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है उसको अगर देखेंगे आप, तो पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। वो मैं कैसे कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले एफआईआर होती है इतने बड़े आयोजन में, जिस बाबा के बुलावे पर, तथाकथित बाबा के बुलावे पर इतनी बड़ी भीड़ आती है, इतनी बड़ी भगदड़ होती है और इतनी बड़ी स्टैम्पेड में 122 से ज्यादा लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाएं हैं। सोचिए, उसमें उस एफआईआर में उसका नाम तक शामिल नहीं है। दूसरी बड़ी बात, एसडीएम की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, जो आज दोपहर में सबमिट की गई है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बाबा के ब्लैक कमांडोज ने धक्का मुक्की की, भगदड़ मची और यह हादसा हुआ। तीसरी रिपोर्ट जो कल मुख्यमंत्री ने गठित की थी एडीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी, वो आज देर शाम तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। इस बीच हुआ यह है कि तमाम लोग जो मारे गए थे, 4 अस्पतालों में उनका पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें हाथरस, अलीगढ़, एटा और इसके अलावा आसपास के जो जिले हैं वहां पर उनका पोस्टमार्टम किया है। बॉडीज को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, दे दिया गया परिवार वालों को। परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए चले गए हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक से मुआवजा घोषित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने दौरा किया, हाथरस पुलिस लाइन में उतरे हैं। हाथरस में पुलिस लाइन में उतरने के बाद उन्होंने उन अस्पतालों का दौरा किया जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जिस घटना स्थल पर ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं, वहां का दौरा किया और थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब इसके पीछे लॉजिक समझिए सौरभ, आपने भी जाना होगा कि इतनी बड़ी घटना में जब कुछ होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ टूट पड़ते हैं उस व्यक्ति पर, स्पेशली विपक्ष। लेकिन अभी तक एक भी पॉलिटिशियन सौरभ आपने नहीं देखा होगा जिसने बाबा के नाम लेने की हिम्मत की हो। वजह जानते हैं उसका क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि बाबा का एक जाति विशेष धर्म रखना और जो आसपास के जिले हैं, देखिए गौतम बुद्ध नगर से लेकर आप चलिए, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, एटा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, इटावा, ये वो बेल्ट है जहां पर एक बड़ी उस जाति विशेष की आबादी रहती है और बाबा को वो अपना भगवान मानती है। सोचिए, बाबा के इस कदर वो फॉलोअर्स हैं कि वो तथाकथित बाबा जिस रास्ते से निकलता है, उसके पैरों की धूल, उसके गाड़ियों की धूल के लिए वो जान देने पर आमादा है। इसीलिए उसके इंटैक्ट वोट बैंक में, क्योंकि एक जगह जब वो इस तरह के सत्संग को करता है तो लाखों की भीड़ जुटती है। ऐसे में उस जाति का वो बड़ा चेहरा है। हर चुनाव में बड़े बड़े नेता जिनकी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सोशल मीडिया पर, हर इलेक्शन में बड़े बड़े नेता उसके घर जाते हैं, दरबार सजाते हैं और जिसका आशीर्वाद उसको मिल जाता है, जिसको आशीर्वाद उस बाबा का मिलता है, उस जाति का वोट कहीं ना कहीं उस पार्टी को, उस संबंधित व्यक्ति को मिल जाता है। ये ऐसे समझिए पंजाब में जैसे डेरा सच्चा सौदा की हैसियत है, इन 4-5 जिलों में बाबा की हैसियत वैसी ही है। अब देखिए, अब मैं जहां पर हूं वहां के हालात आपको बताने की कोशिश करता हूं। सामने सबसे पहले मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको दिखाएंगे, ये वो गेट देखिए, ये वो गेट है जो आम लोगों के लिए बनाया गया था और इसी गेट से पब्लिक गई और इसी गेट से अंदर आई। सामने आपको पंडाल नजर आ रहा है, उस पंडाल के ठीक पीछे से एक रास्ता है जहां बाबा की गाड़ी को इन एंड आउट होने का रास्ता था। उसी पंडाल के पीछे बाबा का वीवीआईपी सूट बना हुआ था, वीवीआईपी टॉयलेट, वेटिंग लॉन्च और सारी सुविधाएं से परिपूर्ण। बाबा वहां सत्संग करके निकल जाते हैं और उसके बाद उनकी गाड़ी वो सामने के खेतों की तरफ से एक रास्ता बनाया गया है, वहां से होते हुए सौरभ उस तरफ से होते हुए इस हाईवे पर आ जाएगी, जहां पर अभी हम खड़े होकर आपको लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं।
उस दौरान जब बाबा की गाड़ी आती है, इस बात से पहले से उनके जो भक्त होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, एक लंबी तादाद इस हाईवे पर लगी होती है, क्योंकि ट्रक, बस, छोटी गाड़ियां सब इसी हाईवे पर पार्क होती हैं। इस हाईवे का आलम यह है, 4 लेन हाईवे है, बहुत ज्यादा व्यस्ततम इलाका है और हाईवे जाम होने की वजह से जो पब्लिक होती है वो भागकर यहां आती है। जैसे ही बाबा का काफिला वहां से मूव होता है, वो सारी पब्लिक जो अंदर बैठी होती है, क्योंकि बाबा के इन एंड आउट का रास्ता अलग अलग था, वो वीवीआईपी रास्ता था, बाबा के अलावा उस रास्ते को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन पब्लिक के लिए ऐसा नहीं था, पब्लिक के लिए खुला आसमान था, चारों तरफ खुले खेत थे, खेतों के जरिए वो सड़क तक नहीं आ सकते थे। उनके आने और जाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जरिया यही गेट था। इस गेट से अंदर 80,000 से लेकर 1.5 लाख की आबादी जब इस हाईवे पर आ जाती है, जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये पूरा हाईवे जाम हो जाता है। बाबा का काफिला इस तरफ से, अमित जरा आइए दिखाते हुए हम आपको ले चलते हैं और समझाने की दर्शकों को कोशिश करते हैं। ये सामने की तरफ जहां से बस आ रही है, यहां से बाबा का काफिला आता है। सामने की तरफ पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है उन तमाम लोगों के पास, वो ऑप्शन बचता है इस खेत में कूदकर जान बचाना। अब मैं आपको ये पीली पट्टी से घेरा हुआ ये पूरा इलाका दिखाता हूं। ये वो इंसिडेंट प्लेस है जहां पे स्टैम्पेड हुआ, उसको फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया। ये पूरा खेत आप देख रहे हैं ना, पूरा खेत जैसे गांव में जब बुआई करनी होती है, खेतों में जैसे हल चला दिया जाता है, ट्रैक्टर से जोत दिया जाता है खेतों को, वो वाली हाल उस खेत की जरा दिखाइए। वो लोगों के भागने की वजह से होता है। जब लोग ऊपर से नीचे कूदते हैं, बारिश का मौसम, स्लिपरी वेदर रहता है, स्लिपरी पूरा स्पेस रहता है, लोग फिसल के गिरना शुरू होते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए जान बचाने के लिए भागते हैं। चूंकि मरने वालों में आप जानते हैं जो आंकड़ा आया है, उसमें सबसे ज्यादा लगभग 110 के आसपास महिलाएं हैं। वो तमाम महिलाएं ग्रामीण अंचलों से आती हैं और पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखने वाली वो महिलाएं रहती हैं और खासकर गरीब तबके से आती हैं। वो साड़ी में होती हैं, भाग नहीं पाती हैं, बच्चों को पर्स लेकर, अपना सामान लेकर इस तरफ दौड़ती तो हैं, लेकिन जिंदगी की रेस में वो हार जाती हैं। क्यों? क्योंकि पीछे की भीड़ जो उधर से धक्का मारती है, वो सब इधर भागते हैं और सब एक दूसरे को कुचलते हुए सौरभ बिल्कुल जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं और जिंदगी को बचाने की दौड़ में ज्यादातर जिंदगियां जंग हार जाती हैं और लगभग 122 लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। इसके बाद अफसोस यह है कि इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर में उस तथाकथित बाबा का नाम ही नहीं है जिसने इतना बड़ा आयोजन करवाया। उसके एक आयोजनकर्ता और बाकी अज्ञात के नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह कहा जा रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाबा मैनपुरी में अपने आश्रम में चुपचाप आराम से बैठा हुआ है। ये वही बाबा है जो 3 तरह की आर्मी बनाया हुआ है। महिलाओं के लिए पिंक आर्मी है, डी एरिया के लिए एक अलग आर्मी है और अपने लिए ब्लैक कैट कमांडोज की आर्मी है। अपने आश्रम की फ्रेंचाइजी देता है और इस इलाके में बहुत ज्यादा अपनी जाति, अपनी बिरादरी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष भी बाबा का नाम लेने से बच रहा है। पक्ष उसका नाम एफआईआर में नहीं डाल रहा है। मुमकिन है कि मामले का पटाक्षेप हो जाए, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि गलती कहां हुई, तो सबसे बड़ी गलती इस पूरे मामले में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिसने इस कार्यक्रम को कराने की अनुमति दी। जो आयोजन करता है, उन्होंने अगर 50,000 की भीड़ को दिखाना चाहा तो 50,000 के हिसाब से भी व्यवस्था नहीं की गई और 50,000 की भीड़ को अगर क्रॉस किया लिमिट, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहां थी, उसने आला अधिकारी को रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, उस पर एक्शन क्यों नहीं किया गया, सभा को रद्द क्यों नहीं करवाया गया और नहीं भी रद्द करवा सकते थे। तो आपने उपयुक्त स्थान यहां के लिए या उपयुक्त इंतजाम आपने क्यों नहीं किए। तो नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत सारे लोगों की गलती मिलेगी, लेकिन जैसा कि तमाम मामलों में होता आया है, नीचे के कुछ अधिकारियों को कुर्बान किया जाएगा, बड़े अधिकारियों को बचाया जाएगा और ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल यही होता हुआ उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये नजर आ रहा है। सौरभ, बिल्कुल, आपने बहुत ही जायज सवाल विपिन उठाए कि कैसे लीपापोती की जा रही है इस पूरे मामले पर और नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिम्मेदार हैं, मगर सिर्फ नीचे वालों पर ही एक्शन लिया जाएगा। और जो एफआईआर का जिक्र किया कि खुद जो बाबा जो पूरा प्रवचन देने आया, उसका इसमें एफआईआर में नाम नहीं है, बाकी आयोजकों का नाम है। तो ये भी अपने आप में बड़ा देखना दिलचस्प है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो भी आरोप लगा रहे थे
कि देखिए फोटो तस्वीर वायरल हो रही है, किस नेता के साथ हो रही है। जाहिर तौर पर वो अखिलेश यादव की तरफ निशाना साध रहे थे। मैं थोड़ा व्यवस्थाओं की बात करूंगा। आपने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे क्या हुआ और कैसे लोगों की जान गई, पर जब ये घटना हो गई उसके बाद जब अस्पताल लेके जाया गया और अस्पतालों में जो अव्यवस्था की बात निकल के आ रही है, मुझे लगता है आप वहां पर भी गए होंगे, अस्पतालों को भी आपने हालात देखे होंगे। और जो लीपापोती की आप बात कर रहे हैं तो उसकी भी मैंने सोशल मीडिया में तस्वीरें देखी कि जब मुख्यमंत्री मिलने गए पीड़ितों से, घायलों से, तो पीछे बाकायदा एक टोकरी रखी हुई है फलों की, जैसे एकदम तिलक चढ़ाओ सजी हुई एकदम सब मरीजों के आगे। तो उसकी भी बड़ी आलोचना हो रही है। किस तरीके से अब लीपापोती की जा रही है इस मामले में? उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत ना सौरभ आपसे छिपी हुई है, ना मुझसे छिपी हुई है, ना जनता से छिपी हुई है। सामान्य तौर पर एक नागरिक अगर जाता है तो धुतकार मिलती है, फटकार मिलती है, पर्चा बनाकर उसको लावारिस छोड़ दिया जाता है। सरकारी अस्पताल बदतर हालत में है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और उसी बदतर हालत की वजह से जब लोग टेम्पो में, ई रिक्शा में, बाइक्स में, कार में, बसों में लाद कर लोगों को अस्पताल पहुंचाएं, तो अस्पतालों की हालत ऐसी थी, कहीं सिलेंडर नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं बेड नहीं है, बेड है तो चादर नहीं है, चादर है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो कंपाउंडर नहीं है, कंपाउंडर है तो दवाइयां नहीं है। इस हालत में मरीजों को तड़पना पड़ा है। और मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल सकी, इलाज नहीं मिल सका, इसलिए भी बहुत सारे लोगों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। तो ये तो वो हालत है कि यूपी का कोई, बिहार का कोई, ऐसे राज्यों में कोई भी सरकारी अस्पताल इस तरह की किसी बड़ी घटना के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि कार्यक्रम के बाद, इस घटना के बाद जब देर रात ये तय हुआ है कि कल मुख्यमंत्री यहां पर आ सकते हैं, तो कमरों की साफ सफाई की गई है, रंग रोगन किया गया है, चादरें बदली गई हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, फलों की टोकरी रखी गई है, एसी को ठीक करवा दिया गया, कूलर में पानी डाल दिया गया, कूलर को पेंट करा दिया गया। ये सारी कवायद जरूर अस्पतालों में कल शाम को हुई है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ। और ये तमाम लोग जो हैं कि इत्तेफाक, मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, आप ये बताओ, सही बोल रहे भैया? कोई बात मैंने गलत कही आप लोग? सरकारी अस्पताल बढ़िया हालत में चल रहे हैं, कल कोई व्यवस्था यहाँ पर थी, कोई पुलिस का इंतजाम थे? अगर पुलिस का इंतजाम होते तो क्या ये केस होता? नहीं होता। नहीं होता भैया? नहीं होता। नहीं होता। गलत कह रहा हूँ मैं? कोई भी इंतजाम नहीं था यहाँ पर। और हॉस्पिटल में हम मौके पे थे, कोई भी डॉक्टर नहीं था मौके पर, कोई भी डॉक्टर, केवल एक डॉक्टर था, वो आला लटकाए घूम रहा है, वो किसी को देख नहीं पा रहा है। हाँ, 35, 50 लोग पहुंचे हैं, अस्पताल को तैयारी रखनी चाहिए। 89 लोग तो मैंने डेड बॉडी उधर गिनी है जाके, 89, 89। उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं, एसडीएम, डीएम, कोई इंतजाम था? शासन प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है इसमें। क्योंकि जब तुमने 50,000 लोगों की परमिशन दे दी तो यहाँ से 2.5 से 3 लाख आदमी कैसे आ गए? और आ गए तो आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आ गए तो आपने व्यवस्था देने की कोशिश क्यों नहीं की? बाबा के लिए आने और जाने का इंतजाम अलग अलग, तो जनता के लिए इंतजाम क्यों नहीं? जनता के लिए कोई इंतजाम नहीं करता है। कोई इंतजाम था भैया? नहीं। कोई इंतजाम था? कोई इंतजाम था? कुछ नहीं था। कोई इंतजाम नहीं था। तो सौरभ देखिए, पढ़े लिखे को फारसी क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या? जनता बता रही है। ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ, सड़क पर खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा हूँ और लोगों से ही पूछ रहा हूँ कि भैया बता दीजिए कोई इंतजाम था क्या? जहाँ खड़े हैं ना वहाँ कोई इंतजाम था, ना अस्पतालों में कोई इंतजाम था। थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से क्या बात की, क्या जाना? क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें आवाज तो सुनने को आ नहीं रही है। तो अधिकारियों से जब बातचीत हुई, जो मीटिंग चल रही है लगातार, सुबह से दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए, तो क्या बातचीत की उन्होंने? देखिए, वो एक बड़े अच्छे शायर हैं, उसमें कहा गया है कि तुम्हारे फाइलों में मौसम सदा वो गुलाबी है, कुछ इस तरह करके, मैं भूल रहा हूँ, आपको शायद याद हो तो अगर दोहरा दीजिए अगर आपको मालूम हो। तो यही होता है, जब इतने बड़े नेता आते हैं तो अधिकारी क्या बताएगा कि साहब नहीं हमने गलती कर दी, हमने इंतजाम नहीं किया था, या फिर हम व्यवस्था देते तो ये घटना नहीं हो पाती। आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या सौरभ इस बात को? जी, हमारे साथ पीयूष पांडे भी जुड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज एक PIL भी इस पूरे मामले को लेकर दाखिल की गई है, उसके बारे में भी जानेंगे पीयूष से। विपिन, आप कुछ कह रहे हैं? जी, कॉल दिया जाता है, सर करके आगे पीछे घूमने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री भी जब आए, मुख्य सचिव, DGP, कमिश्नर, DM, SP, SSP, सारे लोग घेरे हुए थे। उनकी मौजूदगी में दौरा करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, या घटना स्थल का दौरा करके वापस चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लखनऊ चले जाएंगे, मामले की फाइल आगे बढ़ेगी, FIR हो चुकी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, एक्शन लेंगे, गिरफ्तारी होगी। लेकिन ढाक के 3 पार ऐसे केसेस में
जो मेरा अनुभव कहता है कि अगर आपको नजीर पेश करनी है तो फिर जिले के जो आला अधिकारी है, जिले का मालिक होता है डीएम, जिले के पुलिस का मालिक होता है एसएसपी, उन दोनों की फेल्योर रही, उन दोनों पर कार्रवाई करिए और ऐसी कार्रवाई करिए जो बाकी के 75 जिले में तमाम जिला अधिकारियों, तमाम एसएसपीज को यह नजीर पेश हो कि आप अपनी जिम्मेदारी, आपके कनिष्ठ लोग अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कुर्सी आपकी भी खतरे में जाएगी। तो सिस्टम टाइट होगा, सिस्टम जब टाइट होगा तो नीचे से ऊपर तक लोग काम करेंगे और जब लोग अपना ईमानदारी से काम करेंगे तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, जो कि पूरी तरह से सिस्टम का फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन की फेल्योर है, गवर्नमेंट की फेल्योर है। सौरभ, बिल्कुल, धन्यवाद विपिन, आपने तमाम जो जानकारी ग्राउंड से हमको दी। अब पीयूष से बात करते हैं। पीयूष, क्या पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंच गया है उसमें पीआईएल जो आपने बताया दाखिल की गई है, तो उसमें क्या कुछ है, किस तरह के आरोप लगाए गए हैं, किस तरह की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर इस तरह के मामलों में कैसे अपना रिएक्शन देता है, क्या करता है और कब इस मामले की सुनवाई हो सकती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए विस्तार से। जी सौरभ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं विशाल तिवारी, उनकी ओर से ये पीआईएल फाइल की गई है और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति या फिर विशेष जांच दल बना करके इस मामले में जांच कराई जाए जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो और ये सामने आए कि आखिर गलती कहाँ थी, क्योंकि प्रशासन और पुलिस की तरफ से सिर्फ आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जबकि इस मामले में सीधे तौर पर प्रशासन और पुलिस भी जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में एसआईटी या फिर विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय समिति बना करके जांच कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि राज्य सरकार से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट तलब की जाए जो ये स्पष्ट करे कि आखिर क्या इंतजाम किए गए अब तक, जो मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने संबंधी या फिर पीड़ितों के इलाज के संबंधी ये उठाए गए, और इसके अलावा जो भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होंगे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी, आप अगर मेरठ का विक्टोरिया कांड ले लें, करीब 2 दशक पुरानी घटना है और वहां पर अग्निकांड में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में मुआवजा भी देने का आदेश दिया था और साथ ही ये भी स्पष्ट किया था कि किस तरह से ऐसे आयोजन कराए जाने चाहिए। साथ ही ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 और मामले हैं जिनमें स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता है तो किस तरीके से उसका आयोजन हो, और साथ ही स्कूल बसों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया था और दिशा निर्देश जारी किए थे। यहाँ पर अब हाथरस में जो भगदड़ में 125 लोग मौत के घाट उतर गए, उनको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करेगा। हालांकि इस मामले में आज कोई मेंशनिंग नहीं की जा सकी क्योंकि अवकाशकालीन बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है और अब जब नॉर्मल बेंच 8 तारीख से यानी कि 8 जुलाई से बैठेगी, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी और संभावना ये बनती है कि इतना गंभीर मुद्दा है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में मेडिकल यानी कि चिकित्सकीय सुविधाएं क्या मुहैया कराई गई मरीजों को, परिजनों को या घायलों को, और साथ ही मृतकों की जो शव हैं उनका निपटारा किस तरह से किया गया, जो लावारिस लाशें हैं उनका क्या किया गया, ये सारे एस्पेक्ट जो है पीआईएल में उठाए गए हैं। और अब इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार से ये सवाल जरूर करेगा कि आखिर आपने इतने बड़े आयोजन की अनुमति किन आधारों पर दी थी और वो स्थितियां क्या थी, उसके बारे में जो फाइलिंग्स होंगी, नोटिंग्स होंगी, वो सब सुप्रीम कोर्ट तलब करेगा। और जब उसे समुचित जवाब नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से, तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाएगा। और देखना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जब सुनवाई करता है तो फिर उसका रुख क्या रहता है। जी सौरभ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जब पूरी इस मामले की सुनवाई होती है तो सबकी नज़र रहेगी कि क्या कुछ सुनने को मिलता है। एफआईआर की जानकारी थोड़ा मैं आपसे लेना चाहूँगा। जो इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है पीयूष, 105 दफ़ा, 110, 126(2), 223 और 238, ये सब भारतीय न्याय संहिता जो नई कानून लागू हुए हैं उसके तहत हुई है। थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझा देते अगर आप। देखिए, एक जो पहली धारा है जो आपने 105 बताई, वो धारा बेसिकली गैर इरादतन हत्या की जो कार्रवाई है उसके लिए दर्ज की जाती है।
और जब इसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और उसके संबंध में जब साक्ष्य पा लिए जाएंगे तब ये 105A के तहत इसमें सज़ा दी जाती है। और इसके अलावा जो 110 है वो भी गैर इरादतन हत्या को लेकर के है, लेकिन उसमें व्यक्ति सीधे तौर पर नहीं बल्कि बिना जानकारी के ऐसा कोई कार्य करता है जिसकी वजह से किसी की मौत हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में ये धारा लगाई जाती है। और आपको बता दूं कि पहले ये 304 थी आईपीसी में, जो 105 है, और आईपीसी में 308 थी जो अब 110 है। इसके अलावा 2 धाराएं आपने जो बताई हैं, 3 धाराएं जो आपने बताई हैं, उनमें एक धारा ये है कि सरकारी अधिकारी के आदेश की अवज्ञा करना, यानी कि जो आपको परमिशन जो मिली थी उसका अनुपालन नहीं किया गया तो सारी जिम्मेदारी आयोजकों पर जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। और इसके अलावा सबूत मिटाने और या फिर ऐसा एक्ट करने या झूठ बोलने, झूठी जानकारी देने की जो धारा है वो भी लगाई गई है। और इसके साथ ही एक धारा को और लागू किया गया है जिसमें ये स्पष्ट होगा कि अगर कोई साक्ष्य था और उसे अचानक हटा दिया गया तो ये कुल 5 धाराओं में अभी मुकदमा दर्ज किया गया है। संभावना ये बनती है कि जो बाबा हैं जिनके दर्शन के लिए लोग वहां पहुंचे थे और वहां पर बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो गई, उनके खिलाफ भी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए। जाहिर सी बात है कि आयोजकों पर सारा जिम्मा डाल करके प्रशासन इस मामले में बच रहा है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन और पुलिस का बचना नामुमकिन हो जाएगा। जी सौरभ। बिल्कुल, धन्यवाद पीयूष तमाम जानकारियों के लिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो उम्मीद करेंगे आप तमाम जवाबों के साथ हमारे साथ हाजिर होंगे। और धन्यवाद आपका। बाकी इस पूरे मामले पर जैसा कि हमारे साथी पीयूष और विपिन दोनों लोगों ने ही बताया कि कैसे प्रशासनिक अमला लीपापोती करने में लगा हुआ। एफआईआर का जिक्र हमने किया। एफआईआर में आयोजकों को आरोपी बनाया गया है, मगर जो बाबा जिसके आयोजन में ये पूरी घटना हुई, नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा, उसका नाम इस एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। राजनीति शुरू हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, मगर बाबा के खिलाफ अभी कोई नहीं बोल रहा है खुल के। इसके अलावा आप देखेंगे लगातार शिकायतें आ ही रही थी अव्यवस्थाओं की। 80,000 लोगों की परमिशन थी, 2-2.5 लाख लोग कैसे जुट गए, तो इस पर जवाब प्रशासन को भी देना पड़ेगा। कैसे घटना हो गई, आपने परमिशन दी तो उसके बाद क्या आपने जायजा लिया कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी। तो एफआईआर तो आयोजकों पर दर्ज हुई है, मगर जिम्मेदारी भी इस पूरे मामले पर तय होनी चाहिए। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। सिर्फ नीचे के जो अधिकारी होते हैं उन पर एक्शन लेने से फ़ायदा नहीं है। आपको इस पूरे मामले पर एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी और उसके तहत जो बड़े अधिकारी हैं, जो पूरे ज़िले के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन पर एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि जो बाकी के उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं या देश के अन्य भाग हैं वहाँ तक ये मैसेज जाए कि आप जिम्मेदार रूप से अपनी भूमिका निभाएं और इस तरह की घटना आगे ना दोहराई जाए। हम हाथरस के इस पूरे मसले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।